नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने ये जान लिया था कि जो टीचर ट्रेनिंग्स की जो शुरुआत है वो सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। अमेरिका के शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग अर्थात शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत की थी। अगर भारत की बात करें तो भारत में शिक्षक प्रशिक्षणों अर्थात टीचर ट्रेनिंग की जो शुरुआत है वो 1920 में मानी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के बारे में। दोस्तों, हमारे जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक है मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, उनका जो सामान्य परिचय है वो हमने जान लिया है। अब अपन बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल मनोविज्ञान की चर्चा करने से पहले मैं बाल विकास पे आना चाहूँगा। इसका सामान्य परिचय अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में दोस्तों इसका जो बाल विकास की स्टार्टिंग जो है वो 17वीं शताब्दी, उसके बाद में 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, या एक्चुअल में तो 19वीं शताब्दी से इसकी स्टार्ट मानी जाती है, लेकिन इस पे जो प्रयोग है वो 17वीं शताब्दी से होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी तक बाल मनोविज्ञान चलता था और मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में बाल विकास चला, लेकिन 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के अंतर्गत बाल विकास पर प्रयोग होने स्टार्ट हो गए थे। तो 17वीं शताब्दी में प्रयोग किसने किया? तो 17वीं शताब्दी से पहले बालक के विकास को लेकर विश्व में किसी प्रकार की कोई विचारधारा नहीं थी। 17वीं शताब्दी में सबसे पहले 1628 में एक यूरोपियन विद्वान कॉमेनियस, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमेनियस की बुक पूछी जाती है अधिकांशतः, तो ये ध्यान रखिएगा। कॉमेनियस ने सबसे पहले बाल शिक्षा को लेकर एक स्कूल ऑफ इन्फेंसी, एक पाठशाला खोली थी, नहीं छोटी पाठशाला। तो इस पाठशाला को ध्यान रखना है। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी? कॉमेनियस ने। इसे ही अपन शिशु पाठशाला कहते हैं। तो इसकी शुरुआत की और लगभग 29 वर्षों तक इस पर प्रयास किए, अध्ययन किए और 1657 में कॉमेनियस ने 2 चित्रमयी पुस्तकें रची। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चित्रमयी पुस्तकों की रचना किसने की, तो सबसे पहले कॉमेनियस ने की थी, ध्यान रखना, जिसमें वर्णमाला को समझाने के लिए प्रत्येक वर्ण के साथ में किसी न किसी चित्र का उपयोग किया जाता है। आज अगर अपन देखते हैं जो कायदा आता है बच्चों का, छोटे बच्चों का, तो उसमें देखते हैं कि APPLE एप्पल मनी सेव लिखा रहेगा और ऊपर सेव का चित्र बना रहेगा। तो मुख्य रूप से जो उसकी अवधारणा विकसित होती है वो स्पेलिंग पढ़ के नहीं होती बल्कि चित्र देखकर होती है। तो ये सबसे पहले जो माइंड सेट किया था, ये सबसे पहले दिमाग लगाया था कॉमेनियस ने, और उन्होंने एक इस पाठशाला की गठन किया था जिसे अपन स्कूल ऑफ इन्फेंसी कह रहे थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 2 चित्रमयी पुस्तकों की रचना की थी। 18वीं सदी की अपन बात करें तो 18वीं सदी में एक जर्मनी के विद्वान हुए थे, जिस जर्मनी के विद्वान का नाम है पेस्टोलॉजी। दोस्तों इस पेस्टोलॉजी को भी आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक रखी थी बेबी बायोग्राफी। ये बेबी बायोग्राफी जो थी वो इसी के पुत्र के ऊपर, जो इसका जो बेटा था उसके ऊपर जो केस स्टडी एक तरीके से कह सकते हैं, वो केस स्टडी बेबी बायोग्राफी में लिखी हुई थी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। 18वीं शताब्दी में जर्मनी के विद्वान पेस्टोलॉजी ने 1774 ईस्वी के समय अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा। इस लेख को विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया गया और इस लेख का जो प्रभाव है वो जर्मनी के ही बच्चों के डॉक्टर टाइडमैन पर पड़ा। टाइडमैन ने चिकित्सा के क्षेत्र में बालक के विकास के अध्ययन को गति प्रदान की। यानी आपसे पूछे कि बालक के अध्ययन को चिकित्सा के क्षेत्र में किसने प्रयुक्त किया, तो वो किया था टाइडमैन ने। ठीक है दोस्तों, अपने खुद के बच्चे पर अध्ययन किसने किया, तो वो सबसे पहले किया था किसने? पेस्टोलॉजी ने। और कौन सी बुक लिखी थी? बेबी बायोग्राफी। 17वीं शताब्दी हो गई, 18वीं शताब्दी हो गई। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 19वीं सदी में श्रीमती विक्टोरिया हरलोग। तो सबसे पहले तो ये डाउट कर लीजिए क्लियर कि ये जो हरलोग है ना, अधिकांश बुकों में यही लिखा मिलता है हरलोग। तो ये हरलोग स्त्री है या पुरुष है, सबसे पहले इसका विभेद ही हम नहीं कर पाते। तो दोस्तों हमेशा इसको श्रीमती विक्टोरिया हरलोग पढ़ा करो। श्रीमती लगाने से आपको खुद पता रहेगा कि ये क्या है, एक महिला थी। ठीक है, महिला मनोवैज्ञानिक थी। तो 19वीं सदी में श्रीमती विक्टोरिया हरलोग ने पहली बार कहा कि एक बालक का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। श्रीमती हरलोग के विचारों से ही बाल मनोविज्ञान को
वर्तमान में बाल विकास बनाया गया। तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा था कि हम बाल मनोविज्ञान की चर्चा करेंगे। तो बाल मनोविज्ञान क्या था और श्रीमती हरलोक ने क्यों कहा कि बाल मनोविज्ञान से बाल विकास बढ़ाया जाए, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास आप करना। तो देखिए, बाल जो मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान जो है, उस बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर, ध्यान दीजिएगा, गर्भावस्था से लेकर और बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, जबकि श्रीमती हरलोक ने सबसे पहले ये बताया था कि बालक का जो संपूर्ण विकास है वो बाल्यावस्था तक नहीं हो पाता है। तो बच्चे का जो विकास है अधिकांशतः वो किशोर अवस्था तक और उसके बाद में भी विकास होता रहता है, लेकिन अधिकांश जो शारीरिक विकास की अगर अपन बात करें तो लगभग वो युवा अवस्था तक या 18 वर्ष तक या फिर किशोर अवस्था तक हो जाता है। तो श्रीमती हरलोक ने सबसे पहले ये बताया कि बाल मनोविज्ञान जो अपन पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था तक, ये अपने आप में पूर्ण अध्ययन नहीं है बालक के विकास को लेकर। तो बालक के विकास को लेकर अगर पूर्ण अध्ययन करना है तो आपको कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा गर्भावस्था से लेकर कहाँ तक, किशोर अवस्था तक। तो दोस्तों वर्तमान में जो बाल विकास में जो अध्ययन किया जाता है वो गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि बाल मनोविज्ञान को बाल विकास बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी, श्रीमती विक्टोरिया हरलोक की रही थी, जिन्होंने ये विचार 19वीं सदी में दिया था। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। श्रीमती विक्टोरिया हरलोक ने भारतीय परिवेश से अभिमन्यु, सुखदेव मुनि और भक्त प्रहलाद की कहानियों को अध्ययन में सम्मिलित किया। उन्होंने कहा कि भाई जिस प्रकार से देखो अभिमन्यु जो था वो गर्भावस्था में सब कुछ उसकी सारी जो चक्रव्यूह से बाहर निकलने की जो है वो सारी सीख गया था, और प्रहलाद के बारे में भी उन्होंने कहा, सुखदेव मुनि के बारे में भी कहा। मतलब ये ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो गर्भावस्था में ही नॉलेज प्राप्त कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से बालक का जो विकास है वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले कहने वाली कौन थी, श्रीमती विक्टोरिया हरलोक। अब अपन बात करते हैं आगे। एक अमेरिकी विद्वान है जिसका नाम है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने 1893 में बाल विकास आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए बाल अध्ययन सोसाइटी के जनक कौन थे, आंसर आएगा स्टैनली हॉल। अगर आपसे पूछा जाए बाल विकास आंदोलन के जनक कौन थे, आंसर आएगा स्टैनली हॉल। बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन भी किसने किया था, स्टैनली हॉल ने किया था, और इसी वजह से स्टैनली हॉल को बाल विकास आंदोलन का जनक माना जाता है। एक बालक के गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास का जो अध्ययन है वो बाल विकास में किया जाता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब इसकी जो कुछ परिभाषाएं हैं उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले विकास के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। तो याद कैसे करेंगे, क्रो और किशोर अवस्था, देखो कैसे कै मैच हो गया, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। गर्भावस्था से स्टार्ट किया और किशोरावस्था पर ख़त्म कर दिया, किसने, क्रो एंड क्रो, यानी कि श्रीमती विक्टोरिया हरलोक की जो बात थी उसको रिपीट कर दिया। दूसरी बात, अगर बर्क के अनुसार आ जाए, बर्क के अनुसार, तो बर्क के अनुसार ध्यान रखना, जन्म से पूर्व यानी कि वही बात है, गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद यानी कि परिपक्वता अवस्था तक। अगर आपसे पूछा जाए गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक तो क्रो एंड क्रो, गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक तो बर्क के अनुसार। दोस्तों कहने को तो दोनों एक ही बात है, जन्म पूर्व अवस्था मतलब गर्भावस्था और परिपक्वता की अवस्था यानी कि किशोर अवस्था। कहने को तो इसने भी यही बात की है बर्क ने, बस केवल शब्दों का फ़र्क है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है वुडवर्थ की। ये परिभाषा तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। एक बालक का जन्म और उस बालक का विकास क्रम मूल रूप से वंश क्रम और वातावरण का परिणाम होता है, ये आप जानते हैं। हमारे एक अलग से टॉपिक भी दे रखा है वंश क्रम और वातावरण, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। वुडवर्थ क्या कहता है, वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास उसके वंश क्रम एवं वातावरण का
गुणनफल होता है। यानी कि वुडवर्थ के अनुसार जो विकास होता है वो विकास बराबर वंशक्रम गुणा वातावरण होता है। दोस्तों इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि वंशक्रम और वातावरण का गुणज है वो विकास बताने वाला कौन है, वो बालक के विकास को बताने वाला है वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या कहा है कि बालक का विकास वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। अब अपन आगे बात करते हैं दोस्तों। हालांकि ये मैंने थोड़ा सा याददाश्ती के लिए लिख रखा है यहाँ पे कि ये जो इससे पूर्व जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, इससे पूर्व टॉपिक क्या पढ़ चुके मैं आपको बता देता हूँ। हम पढ़ चुके हैं इससे पहले मनोविज्ञान पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ चुके हैं, इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं बाल मनोविज्ञान पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने सामान्य जो परिचय दिया है वो किसका दिया है, सामान्य परिचय दिया है बाल विकास का, बाल विकास का। तो दोस्तों ये पूर्व में पढ़े गए मैटर में से 2 प्रश्न आने तय हैं। ये मान के चलिए कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप तक यहाँ तक बताया है, यहाँ से रीट 2020 में 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और 3 प्रश्न आने वाले जो बिंदु हैं वंशक्रम और वातावरण, और इसके अलावा एक टॉपिक हमारा और भी आएगा, उसके प्रमुख रूप से जो सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं वहाँ से 3 प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिसमें से 2 जो क्वेश्चन है वो वंशक्रम और वातावरण में से आएंगे और एक सिद्धांतों का प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन स्टार्ट करते हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं वंशक्रम। वंशक्रम माता पिता के माध्यम से संतानों में उसके पूर्वजों के जो गुण आ जाते हैं वह वंशक्रम को दर्शाता है। वुडवर्थ के अनुसार क्या परिभाषा है कि एक बालक में जन्म के 9 माह पूर्व गर्भधारण के समय से जो गुण मौजूद रहते हैं उसे ही वंशक्रम कहते हैं। तो एक ही बात है, माता पिता के माध्यम से जो संतानों में गुण आते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, वंशक्रम कहते हैं। दोस्तों केवल माता पिता नहीं बल्कि माता पिता की जो वो 5 पीढ़ियाँ है ये लगा सकते हैं अपन, लगभग पूर्वजों के गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं, वो भी वंशानुक्रम के अंतर्गत काउंट होंगे। अब प्रश्न कहाँ से बनेगा इसकी थोड़ी सी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वंशक्रम के अनुसार जीवन की शुरुआत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वंशक्रम के अनुसार जीवन की शुरुआत कैसे होती है तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए इधर मैंने लिख रखा है माता, इधर लिख रखा है पिता। इधर से कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें भी कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन दोस्तों जनन कोष जो होता है माता में भी होता है, पिता में भी होते हैं। गुणसूत्र माता में भी होते हैं, पिता में भी होते हैं। माता में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। पिता में कितने होते हैं, 46। जनन कोष मात्रा में जो होता है उसे मातृकोष कहते हैं, पिता में जो जनन कोष होता है उसे पितृकोष कहते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब प्रजनन होगा तो उस समय मातृकोष से 23 गुणसूत्र आएंगे और पितृकोष से भी कितने गुणसूत्र आएंगे, 23 गुणसूत्र आएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसे अपन अर्धकोशिकी कहेंगे क्योंकि एक कोशिका में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये भी अर्धकोशिकीय होती है और इधर भी कौन सी होती है, अर्धकोशिकीय। दोनों आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अब यहाँ पर 23 गुणसूत्र इधर मिल गए, 23 इधर मिल गए, टोटल कितने हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए। ठीक है, अब इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से निर्माण होता है जाइगोट का। ध्यान दीजिए, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट अपने आप में एक पूर्ण कोशिका होती है, अर्थात मनुष्य का जो जीवन स्टार्ट जो होता है वो एक पूरी कोशिका से होता है। इसका जो साइज होता है दोस्तों बहुत ही नॉर्मल साइज होता है। एक सुई की जो नोक होती है उसके आकार का जाइगोट होता है और जाइगोट से ही हमारे जीवन का प्रारंभ माना जाता है। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो उस समय गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं और एक पूर्ण कोशिका के रूप में हमारा जन्म होता है, अर्थात संयुक्त कोश के रूप में जन्म होता है। अर्ध कोशिका यानी कि 23 गुणसूत्र मातृकोश से, 23 गुणसूत्र पितृकोश से दोनों मिलकर संयुक्त होते हैं और एक कोश का निर्माण होते हैं जिसे अपन जाइगोट कहते हैं। इसकी जो कंप्लीट डिटेल है दोस्तों अभी और भी डीप में है कि ये 16 दिन के बाद में फूट जाता है, अंडा बन जाता है। इन सब की अपन बात करेंगे जब अपन गर्भावस्था पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल इतना ध्यान दीजिए आप इसमें कि माता पिता से 46 गुणसूत्रों में से 23 गुणसूत्र आएंगे और 46 गुणसूत्र मिलकर जाइगोट का निर्माण करेंगे और जाइगोट से ही हमारे जीवन का प्रारंभ होता है जो कि एक
पूर्ण कोशिका होती है। तो इसको थोड़ा सा अपन रीड कर लेते हैं कि सर्वप्रथम गर्भधारण के समय माता और पिता की ओर से 23 गुणसूत्र वाली संरचना, जिसे जनन कोश या अर्ध कोशिका कहते हैं, ये आपस में संयोग करती है। माता की ओर से आने वाली अर्ध कोशिका को मातृकोश और पिता की ओर से आने वाली अर्ध कोशिका को पितृकोश कहते हैं, जो कि दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसे अपन संयुक्त कोश कहते हैं, जो कि संयुक्त कोश का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो संयुक्त कोश है ये जाइगोट कहलाता है, जिसका आकार सुई की नोक के समान होता है। इसी जाइगोट नामक एक पूर्ण कोशिका से मानव जीवन की शुरुआत मानी जाती है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है लिंग निर्धारण को लेकर, कि हमारा लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण में शरीर के अंतर्गत जो संरचना है उसमें कितने गुणसूत्र भाग लेते हैं और लिंग निर्धारण में कितने गुणसूत्र भाग लेते हैं, इन सब की चर्चा भी हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, शरीर एवं लिंग निर्माण में वंशक्रम की भूमिका। ठीक है, तो वही तरीका रहेगा अपना। माता से कितने 23 गुणसूत्र और पिता से भी कितने गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र जनन कोश में भाग लेते हैं, ये हमें पता है। होते तो 40 हैं, लेकिन भाग कितने लेते हैं, 23 लेते हैं। अब इनमें से जो 22 गुणसूत्र होते हैं माता के और 22 गुणसूत्र होते हैं पिता के, वो होते हैं काय गुणसूत्र। कौन से होते हैं दोस्तों, काय गुणसूत्र होते हैं। काय गुणसूत्र का मतलब होता है कि वे गुणसूत्र जो शरीर संरचना का निर्माण करते हैं काय गुणसूत्र कहलाते हैं। अर्थात 22 और 22 कितने हो गए, 44। टोटल शरीर निर्माण में कितने गुणसूत्र काम आते हैं, 44। और एक गुणसूत्र मातृकोश से और एक गुणसूत्र पितृकोश से लिंग सूत्र कहलाता है। अर्थात ये लिंग निर्धारण में काम आते हैं। जैसे मैं बात करूं, अभी मैं जैसे बात करता हूं, एक मातृकोश से आ गया मान लीजिए X सपोज करना, और पितृकोश से एक गुणसूत्र आ गया X, तो X हो गया, तो किसका जन्म हो गया, ये जन्म हो गया पुत्री का। ठीक है, क्योंकि लिंग निर्धारण में एक एक गुणसूत्र काम आएंगे। अब एक गुणसूत्र अलग अलग ले लेते हैं। मातृकोश से एक गुणसूत्र आया मान लीजिए X और पितृकोश से एक गुणसूत्र आया मान लीजिए Y, तो क्या बन गया XY। इससे किसका जन्म हो गया, पुत्र का जन्म हो गया। क्योंकि स्त्री के लिए या मातृकोश के लिए X गुणसूत्र निर्धारित होते हैं और पितृकोश के लिए XY गुणसूत्र निर्धारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। तो शरीर संरचना के लिए कुल कितने गुणसूत्र काम में आते हैं, तो 44 आते हैं। और लिंग निर्धारण में कुल कितने आते हैं, तो 2 आते हैं। इस प्रकार से कुल कितने गुणसूत्र हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए। इनको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। गर्भधारण के समय प्राप्त होने वाले 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्र हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इन्हें काय गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र कहते हैं, जो माता पिता से 22 की संख्या में प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से माता की ओर से प्राप्त होने वाले और पिता की ओर से प्राप्त होने वाले एक गुणसूत्रों के संयोग से होने वाले 2 गुणसूत्र मिलकर हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं। इसी वजह से इन दोनों गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र या लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे लिंग निर्धारण में इसकी जो भूमिका होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम 3 चीज़ें यहाँ से पढ़ने वाले हैं। पहले तो हमने पढ़ ली कि वंशक्रम के अनुसार जीवन की शुरुआत कैसे होती है, जाइगोट से होती है, जो कि एक पूर्ण कोशिका होती है। यहाँ से तो जीवन की शुरुआत हुई। अब जीवन की शुरुआत आप जानते हैं 46 गुणसूत्रों में से मिलकर बनी होती है। उन 46 गुणसूत्रों में 44 गुणसूत्र हमारे शरीर के लिए होते हैं और 2 गुणसूत्र हमारे लिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब अपन बहुत अच्छे से जानने वाले हैं कि लिंग का निर्धारण होता कैसे है। तो लिंग का निर्धारण होने के लिए अपन सबसे पहले इस डायग्राम को देखेंगे। लिंग निर्धारण के लिए मातृकोश से आप जानते हैं XX होते हैं और पिता में होते हैं XY होते हैं। X को अपन लंबे गुणसूत्र से डिनोट करते हैं और Y को अपन गोल या बोने से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए माता की तरफ से आया X, माता की तरफ से आया X और पिता की तरफ से भी पहला गुणसूत्र आया X। दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, XX का, जो कि किसका सूत्र है, माता का है। ठीक है, तो इससे बालिका का निर्माण होगा।
आप देख लीजिएगा, इधर से आया x गुणसूत्र और इधर से आया y गुणसूत्र, मिलकर बना xy, पुत्र का जन्म होगा अर्थात बालक का जन्म होगा। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि बालिका का जो जन्म होता है तो दोनों लंबे गुणसूत्र संयोग होते हैं। देखिए हमने x जो डिनोट किया था वो किया था लंबे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लंबे हो गए, एक लंबा ये, एक लंबा ये। तो बालिका का जो जन्म होगा उसके लिए दोनों लंबे गुणसूत्र जो हैं वो उत्तरदायी होंगे, जबकि बालक के जन्म के लिए एक तो लंबा गुणसूत्र और एक बौना गुणसूत्र, ठीक है। एक लंबा गुणसूत्र और एक बौना या गोल गुणसूत्र, दोनों मतलब क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। आप समझ गए होंगे इस बात को शायद। माता में पाए जाने वाले दोनों लिंग गुणसूत्र XX होते हैं जिनका आकार लंबा होता है, जबकि पिता में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्रों में से एक X यानी कि लंबा होता है और दूसरा जो Y होता है वो गोल गुणसूत्र होता है। गर्भधारण के समय यदि माता व पिता दोनों के XX यानी दोनों लंबे गुणसूत्र संयोग करते हैं तो बालिका का जन्म होता है, और यदि माता का X यानी कि लंबा और पिता का Y यानी कि बौना गुणसूत्र अगर संयोग करता है तो बालक का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने नोट लगा के यहाँ लिख भी रखा है कि बालिका के जन्म में दोनों लंबे गुणसूत्र संयोग करते हैं, जबकि बालक के जन्म में एक लंबा गुणसूत्र और एक बौना गुणसूत्र संयोग करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने ये कॉन्सेप्ट जान लिया। अब अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विकास के वंशक्रम संबंधी सिद्धांत। दोस्तों मैंने कहा था कि वंशक्रम और जो वातावरण है वहाँ से 2 प्रश्न आएंगे और एक आएगा विकास का वंशक्रम संबंधी सिद्धांतों में से। इन सिद्धांतों में से एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, और जो मुख्य रूप से यहाँ से जो प्रश्न आता है वो या तो आता है उसके प्रतिपादक को लेकर, जैसे बीज कोश का सिद्धांत किसने दिया था, बीजमैन ने। इसके उपनाम को लेकर, जनन द्रव सिद्धांत का उपनाम क्या है, बीज कोश के सिद्धांत का उपनाम क्या है, तो ये उपनाम है जनन द्रव, अमरता, निरंतरता, ये अपन पढ़ेंगे कल। और दूसरी बात यहाँ से प्रश्न ये भी आता है कि जो बीजमैन था उन्होंने किस पर प्रयोग किए थे, तो चूहों पर प्रयोग किए थे। लेमार्क ने किस पर, जिराफ पर प्रयोग किए थे। इन सभी सिद्धांतों को हम देखने वाले हैं, और यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा जिस प्रश्न की चर्चा अपन करेंगे कल। ठीक है दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ये थोड़ा सा जल्दी ज़रूर पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये अभी क्रैश कोर्स है, जल्दी साइकोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। फिर वंदना जादौन की साइकोलॉजी भी यहाँ पर कराई जाएगी, इसके अलावा BL रेवाड़ की साइकोलॉजी भी यहाँ पर कराई जाएगी, और फिर अपन हिंदी और संस्कृत जो है उन सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।